भूकंप के उत्पत्ति के संदर्भ में एनर्जी के दो सोर्स बन जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं दो सोर्स बन जाते हैं। इसमें एक सोर्स हो जाता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा सोर्स हम कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। अब ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स उस पॉइंट को हम कहते हैं जहां से एनर्जी फर्स्ट टाइम यानी पहली बार एनर्जी वेव्स का जनरेशन होता है, उनकी ओरिजिन होती है, और वह स्थल होता है सतह से नीचे फोकस यानी भूकंप मूल या हाइपोसेंटर। इसी हाइपोसेंटर पर शैलों के या रॉक के डिस्प्लेसमेंट के साथ जहां पर शैलें ब्रेक करती हैं वहां से उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी डिस्प्लेसमेंट के साथ उनके विस्थापन के साथ फोकस पर एनर्जी वेव्स का फॉर्मेशन होता है, यानी ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। ये एनर्जी कहां से आती हैं इस पर हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी यहां चर्चा कर दूं। इस एनर्जी का जो एनर्जी की उत्पत्ति होती है, ये एनर्जी वहां इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वहां रॉक्स ब्रेक करती हैं और उन रॉक्स में फोर्स, जो एक्सटर्नल जो फोर्स या इंटरनल फोर्स जो भी वहां पर प्रभावी हो रही थी, अप्लाई हुई थी, उसी फोर्स के कारण जो रॉक्स में ये ब्रेकिंग हुआ, इस ब्रेक के कारण वहां पर इस एनर्जी वेव्स का जनरेशन होता है, इनकी उत्पत्ति होती है और यहां से ये ट्रांसमिट करती हुई और सीधे पृथ्वी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनकी पूरी इंटरनल बॉडी से होती हुई इनका ट्रांसमिशन होते जाता है। और चूंकि ये सारी की सारी तरंगें यहाँ पर इनके इंटरनल बॉडी से ट्रांसमिट होते हुए आगे बढ़ती हैं, इसीलिए इसे हम बॉडी वेव्स के नाम से जानते हैं। ये एनर्जी वेव्स शॉर्ट वेव्स होती हैं, यानी इनकी जो वेव लेंथ होती है ये बहुत ही छोटी होती है। अब यहां पर क्लियर हो गया कि जो बॉडी वेव्स है, ये बॉडी वेव्स का जो सोर्स हो गया, ये सोर्स फोकस हुआ, हाइपोसेंटर हुआ या भूकंप मूल हुआ। अब यहां से ये तो फर्स्ट इसका सोर्स हो गया। मैंने बताया था कि आपको दो सोर्स बन जाता है। अब यहां पर इसी फर्स्ट सोर्स हुआ, पहला सोर्स हुआ, इसी फर्स्ट सोर्स के बाद जो भी बॉडी वेव्स के रूप में एनर्जी वेव्स ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ती हैं, तो अपने कंसेंट्रिक फॉर्म में सेकेंडरी वलयों के रूप में इनके ट्रांसमिशन के कारण सबसे पहले अपने टॉप मोस्ट या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले जो एपिसेंटर है, उस एपिसेंटर पर पहुंचती हैं। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फोकस और एपिसेंटर, या हाइपोसेंटर और एपिसेंटर का बीच का डिस्टेंस सबसे न्यूनतम डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले उस न्यूनतम डिस्टेंस वाले उस पॉइंट पर पहुंचती हैं जो सरफेस पर स्थित होता है। मैंने आपको बताया भी था एपिसेंटर के रूप में कि ये सरफेस पर, सतह पर स्थित होता है। और एपिसेंटर की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है तरंगे, इसलिए पहले पहुंचती हैं क्योंकि वो डिस्टेंस मिनिमम होता है। और जनरली अगर हम देखेंगे तो हाइपोसेंटर से एपिसेंटर सीधे सीधे इसके वर्टिकल, इसका जो पोजीशन होता है बिल्कुल वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर रूप में इसकी स्थिति होती है। और जैसे ही वहां पर अधिकेंद्र पर, यानी उस पॉइंट पर जिसे अधिकेंद्र के रूप में हम कह रहे हैं, इस फोकस से या इस हाइपोसेंटर से एनर्जी वेव्स पहुंचती हैं, तो वहां पहुंचने के बाद अब वहां से एक दूसरी एनर्जी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और उसी एनर्जी के फॉर्मेशन के सोर्स ऑफ द पॉइंट होने के कारण ये एक सेकेंडरी सोर्स भी बन जाता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो सेकेंडरी इसलिए कहेंगे क्योंकि वो सोर्स तब बनता है जब प्राइमरी सोर्स से, यानी भूकंप मूल से एनर्जी वेव्स ट्रेवल करते हुए, ट्रांसमिट होते हुए वहां पहुंचती हैं। जल्दी पहुंचती हैं, पहले पहुंचती हैं, इसलिए पहुंचती हैं क्योंकि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हाइपोसेंटर और एपिसेंटर के बीच में। जैसे ही पहुंची, तो पहुंचने के बाद अब फिर वो एक सोर्स पॉइंट बन गया और उस सोर्स पॉइंट से अब सरफेस पे ट्रेवल करने वाली एक दूसरे प्रकार की ऊर्जा तरंगों का फिर से निर्माण होता है और वहां से उनका संचरण आरंभ होता है। ये जो एपिसेंटर से जो निर्मित हो रही है एनर्जी वेव्स, और उसके बाद जब उनका ट्रांसमिशन हो रहा है, ये भी कंसेंट्रिक फॉर्म में होती हैं, लेकिन ये केवल लैंड सरफेस पर ही ये ट्रेवल करती है। इसीलिए इन तरंगों को, इस एनर्जी वेव्स को सरफेस वेव्स की संज्ञा दी जाती है।
जहां पर बॉडी वेव्स शॉर्ट वेव्स के रूप में होती थी, उनकी तरंग लंबाई बहुत ही छोटी होती थी, उनके अपोजिट जो सरफेस वेव्स बनती हैं, इन सरफेस वेव्स की जो वेवलेंथ होती है ये बड़ी होती है, इसलिए इसे हम लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल के हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। अब आप समझ गए होंगे, जो प्लेस संबंधित प्लेस है उसके आधार पर दो तरंगों का निर्माण होता है, जिसे अगर हम देखेंगे तो चूंकि बॉडी से जब ट्रांसमिशन होता है तो बॉडी वेव्स आपने कह दिया, सरफेस से ट्रांसमिशन होता है तो सरफेस वेव्स कह दिया, लेकिन जो वेव लेंथ है उस वेव लेंथ या ऊर्जा तरंगों की लंबाई को आधार बनाकर भी इसे क्लासिफाई किया जा सकता है और इस आधार पर शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस पूरे कंक्लूजन अगर हम इसका निकालें तो कंक्लूडिंग पॉइंट 2 पॉइंट बना कि भूकंपी ऊर्जा तरंगों की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक होती है शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में और दूसरी होती है लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो भी सिस्मिक एनर्जी वेव्स होती हैं, इस सिस्मिक एनर्जी वेव्स में वेव के ट्रांसमिशन यानी तरंगों के प्रवाह के क्रम में, संचरण के क्रम में दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक जो पूरे पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से होते हुए, उनके इंटरनल बॉडी से होते हुए ट्रांसमिट होती है और दूसरी जो केवल सरफेस पे ट्रांसमिशन होता है। तो इस आधार पर बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स का निर्माण होता है। तो ये एनर्जी वेव्स हैं। अब इसमें हमें ध्यान में रखना है कि इस एनर्जी वेव्स में सोर्सेज ऑफ वेव एनर्जी दो बन गई, एक प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स हुआ ये बॉडी वेव्स के रूप में एनर्जी वेव्स को जनरेट करता है और ये स्थल होता है फोकस यानी भूकंप मूल या हाइपोसेंटर। और इसी भूकंप मूल से प्राप्त ऊर्जा तरंगों का ही जैसे ही पहुंचना होता है एपीसेंटर पर, वहां से पहुंचने के बाद अब फिर एपीसेंटर एक सोर्स बन जाता है और वहां से अब सरफेस वेव्स उसी कंसेंट्रिक फॉर्म में रेडिएट होती हुई आगे बढ़ती हैं, ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ती हैं। क्योंकि ये सरफेस पे ट्रेवल करती हैं इसलिए इन्हें हम सरफेस वेव्स का, मैं समझता हूं कि अब ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां मैंने सिर्फ आपको जो बातें बताई ऊर्जा तरंगों या एनर्जी वेव्स के कैरेक्टर के विषय में डिटेल आपको अभी हमने नहीं किया है। मैंने आपको बताया कि जो संबंधित प्लेस हैं वहां से कैसे एनर्जी वेव्स और किस प्रकार की एनर्जी वेव्स का फॉर्मेशन होता है और उसके आधार पर उन संबंधित प्लेसों की या स्थलों की जो विशेषता होती है, ये विशेषता क्या होती है। अब हम इन बॉडी वेव्स को अगर हम देखें तो इन बॉडी वेव्स जो शॉर्ट वेव्स कैरेक्टर की होती हैं, इनमें भी इनका जो वेव कैरेक्टर है उसमें अंतर होता है और इसी अंतर होने के कारण इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, जिन्हें आप पी वेव्स के नाम से जानते हैं क्योंकि पी के कारण ही इसे प्राइमरी कहा गया है। तो प्राइमरी वेव्स प्राथमिक तरंगे और दूसरा है सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स। ये दोनों ही शॉर्ट वेव्स की हैं और दोनों ही बॉडी वेव्स होती हैं, यानी दोनों का जो ट्रांसमिशन होगा केवल सरफेस के नीचे इंटरनल बॉडी से होते हुए ही, पृथ्वी के आंतरिक भागों से होते हुए ही ये गुजरती हैं। और दूसरी जो होती हैं, ये दूसरी हो गई सरफेस वेव्स, लॉन्ग वेव्स। और इस लॉन्ग वेव्स के भी दो प्रकार हो जाते हैं इनकी विशेषताओं के आधार पर, यानी जो इनका वेव कैरेक्टर होता है, इस वेव कैरेक्टर के आधार पर इनके भी दो भाग बन जाते हैं, दो प्रकार बन जाते हैं। पहला है लव वेव्स यानी लव तरंगे और दूसरी हैं रेले वेव्स, रेले तरंगे। इस प्रकार हम ट्रेडिशनली, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी ऊर्जा तरंगों की बात होती है तो एनर्जी वेव्स में, कहाँ बढ़ा रहे भाई, कहाँ नहीं बढ़ा रहे हो यार, बिगाड़ देते हो सुबह तुम तुम्हारे तब देखते हैं तो बढ़ा दिया करो, नहीं हाथ किया था, नहीं था और बढ़ाए बाद में।
काहे पीछे कर दिया बेटा। इस प्रकार जनरली या ट्रेडिशनल रूप से आप एनर्जी वेव्स के विषय में 3 प्रकार से परिचित होंगे, यानी प्राइमरी वेव्स आप जानते होंगे, सेकेंडरी वेव्स आप जानते होंगे, और तीसरा सेकेंडरी वेव्स के बाद सरफेस वेव्स के रूप में आप परिचित होंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वेव कैरेक्टर के बेस पर इन्हें हम जिस तरह से मैंने आपको डिवीजन करके बताया कि उन्हें हम जब क्लासिफाई करेंगे तो हमारा क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होगा, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, और बॉडी वेव्स में होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, और फिर सरफेस वेव्स में होगा लॉब वेव्स और रिले वेव्स। अब आइए इनके इंडिविजुअल वेव्स, जो भी ये वेव्स हैं, इन इंडिविजुअल वेव्स के कैरेक्टर को हम लोग समझते हैं कि इनका वेव का कैरेक्टर क्या होता है, और इसी के साथ हम लोग इनसे संबंधित इनकी विशेषताओं को जानेंगे ही, लेकिन इनके प्रभावों को भी हम लोग जानेंगे, इनके बिहेवियर को भी हम लोग जानेंगे, यानी इनके विषय में एक फुल ऑफ जो भी वेव कैरेक्टर है उसके विषय में हम लोग जानते हैं, उसके इम्पैक्ट्स को हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी वेव्स को लेते हैं और इस प्राइमरी वेव्स से संबंधित संपूर्ण पक्षों को यहां समझते हैं। प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि प्राइमरी शब्द का जो पहला लेटर है पी, उसी के कारण इसको ये नाम दे दिया गया है। लेकिन इसे कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। कंप्रेशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी वेव्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मटेरियल में कंप्रेशन के कारण उत्पन्न होती हैं ये तरंगें, इसीलिए इसे कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वेव के आगे बढ़ने की यानी तरंगों के संचरण की जो दिशा होती है, इसमें जो मटेरियल्स होते हैं जो कंप्रेस्ड होते हैं, उन मटेरियल्स का जो वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन वेव का डायरेक्शन जो होता है उसी डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन होता है, यानी उसी दिशा में ये आगे पीछे ये कंप्रेस्ड होते हुए और ये ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो मटेरियल के जो भी उनके पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो मोशन और लॉन्गिट्यूडनल जो इनका जिस दिशा में ट्रेवल करने वाली हैं उस दिशा में बिल्कुल समरूपता होती है, एक ही दिशा दोनों की होती है, और इसी के कारण इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। प्राइमरी वेव्स के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं और इन बेसिक कैरेक्टर्स में अब हम पॉइंट वाइज इनको हम डिटेल करते चलते हैं। जो बेसिक कैरेक्टर है उसमें सबसे पहला है बेसिक कैरेक्टर ऑफ द वेव्स। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव वेलोसिटी इन द इंटीरियर। फिर हम लोग बात करेंगे इसी प्राइमरी वेव्स के कारण कि जब ये इंटरनल पृथ्वी के इंटीरियर से होकर, चूंकि ये बॉडी वेव्स हैं तो पृथ्वी के इंटीरियर से होकर ट्रेवल करती हैं, तो ट्रेवलिंग कैरेक्टर इनका क्या होता है, किस रूप में ट्रेवल करते समय इनका बिहेव होता है। और यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर इनका रिफ्लेक्शन तो होता ही है, सबसे ज़्यादा इनका रिफ्लेक्शन होता है और अपवर्तन होता है, इसको हिंदी में अपवर्तन कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्टिव बिहेवियर यानी अपवर्तक व्यवहार के कारणों को समझते चलेंगे और जो रिफ्लेक्शन होता है उसके प्रभाव को भी जानेंगे, और ये प्रभाव हम लोग क्रिएशन ऑफ शैडो जोन के रूप में जानेंगे। लास्ट में इनकी उपयोगिता की बात हम लोग करेंगे यूटिलिटी ऑफ द पी वेव्स के रूप में। तो यहाँ पर इस रूप में ये जो 5 पॉइंट हुए, 5-6 पॉइंट हुए, तो इस पांचों पॉइंट्स के रूप में हम लोग इस पी वेव्स के संपूर्ण कैरेक्टर को, इनके यूटिलिटी को, इनके बाकी जो भी इनसे संबंधित पक्ष है उनकी संपूर्ण व्याख्या करते चलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं। बेसिक कैरेक्टर जैसे मैंने आपको बताया ही कि प्राइमरी वेव्स पी वेव्स के नाम से जानी जाती हैं, कंप्रेशनल वेव्स के रूप में ये होती हैं क्योंकि कंप्रेशन के कारण, मटेरियल के कंप्रेशन के कारण इनका ओरिजिनेशन होता है। तो उत्पत्ति चूंकि कंप्रेशनल फोर्स के कारण होती है इसलिए कंप्रेशनल कहा जाएगा। लेकिन इसमें जो वेव मोशन होता है उस वेव मोशन में वेव मोशन का डायरेक्टर जो उसका डायरेक्शन होता है, उस वेव मोशन का डायरेक्शन, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका डायरेक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है वेव के ट्रेवल करने की दिशा में ही, इसीलिए इसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अगर हम इसे प्राइमरी क्यों कहते हैं ये हम समझें तो प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि फोकस से ये ओरिजिनेट होने के बाद
या हाइपोसेंटर से उत्पत्ति के बाद जब ये ट्रेवल करती हैं बॉडी से होकर, तो ट्रेवलिंग कैरेक्टर में ये सबसे पहले पहुंचती हैं सरफेस पर, और इसी के कारण इसे हम प्राइमरी कहते हैं, क्योंकि पहले पहुंचती हैं इसीलिए हम इसे प्राथमिक कहते हैं। बॉडी से होकर ट्रेवल करती हैं इसलिए हम इसे बॉडी वेव्स भी कहते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये मटेरियल्स के संदर्भ में इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, अगर उस संदर्भों में हम देखेंगे तो मटेरियल का जो फिजिकल कैरेक्टर होता है ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस होता है। और चूंकि ये कंप्रेशनल है, सॉलिड को भी कंप्रेस कर सकती हैं, गैसियस मटेरियल को भी कंप्रेस कर सकती हैं, लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकती हैं, यानी जो भी मटेरियल का फिजिकल स्टेट होता है उनके सभी स्टेट्स को, किसी भी फॉर्म को, स्टेट्स के किसी भी फॉर्म को ये कंप्रेस्ड करने में सक्षम है। इसीलिए जब ये ट्रेवल करती हैं तो इनके सामने जो फिजिकल स्टेट या बेसिक जो उनका फिजिकल कैरेक्टर कैसा आएगा, इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। ये सबसे होकर गुजर सकती हैं, यानी ये सॉलिड से होकर भी गुजर सकती हैं, लिक्विड के से होकर भी गुजर सकती हैं, और गैसियस कैरेक्टर से भी होकर ये गुजर सकती हैं। आपको याद होगा कि जो कोई ऐसी वेव्स जो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सभी से होकर गुजर सकती हैं, कौन सी वेव्स होंगी, या कौन सी ऐसी वेव्स होती हैं जो इसी प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल कैरेक्टर वाली होती हैं? याद कीजिए, तो आपको साउंड वेव्स ऐसी मिलेंगी। साउंड वेव्स जिसे हम ध्वनि तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंगे भी हमारी बात कहीं दूसरे सामने वाले व्यक्ति के पास क्यों पहुंचती हैं? क्योंकि बीच का जो एयर है, इस एयर में हमारे बोलने के साथ एक कंप्रेशन, एक वेव पैदा होता है, और यही वेव, यही एनर्जी वेव्स वहां तक पहुंचती है तो वो व्यक्ति सुनता है। तो इस प्रकार जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल कंपैरिजन में ये साउंड वेव्स कैरेक्टर की होती है, ध्वनि तरंगों के ये समान होती है। बॉडी वेव्स के रूप में अभी हमने चर्चा किया कि बॉडी वेव्स जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से होके गुजरती हैं, इसीलिए हम उनको बॉडी वेव्स कहते हैं। और इन संदर्भों में हम देखेंगे तो फोकस से अकेले यही पैदा नहीं होती, फोकस पर, भूकंप मूल पर इन्हीं के साथ एक दूसरी एनर्जी भी पैदा होती है, ओरिजिनेट होती हैं, और उसे हम एस तरंगे कहते हैं। तो उनसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस कंपैरिजन में प्राइमरी वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, ये इंटीरियर से होते हुए जब गुजरने की जो इनकी औसत गति होती है, ये अधिक होती है। और इसको हम देखेंगे तो ये बहुत अधिक होती है, ज़्यादा होती है, जो अलग अलग भागों में इनकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अब हम वेव वेलोसिटी या जो पृथ्वी के अभ्यंतर में इनकी तरंगें किस प्रकार से ट्रेवल करती हैं, उनके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा पहले कहते हैं। वेव वेलोसिटी इन द इंटीरियर के अंतर्गत हम प्राइमरी वेव्स के विशेषताओं को या पी वेव्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम अर्थ के इस मॉडल के कैरेक्टर के संदर्भों में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम पहले एक बात बता दें कि जो भी प्राइमरी वेव्स हैं, ये प्राइमरी वेव्स किससे प्रभावित होती हैं, या प्राइमरी वेव्स की जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स, निर्धारित करने वाले फैक्टर्स या गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सामान्यतः बात किया जाता है डेंसिटी की, लेकिन अकेला डेंसिटी ऐसा कारक नहीं है जो प्राइमरी वेव्स के वेलोसिटी बिहेवियर को कंट्रोल करता है या गवर्न करता है, और भी कारक होते हैं। यदि हम डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्रांसिस बिर्क ने यहाँ पर प्राइमरी वेव्स और जो उनकी गति है, वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के बीच संबंध स्थापित किया डेंसिटी के साथ। यानी हाई डेंसिटी हाई वेलोसिटी, लो डेंसिटी लो वेलोसिटी के रूप में एक इक्वेशन के माध्यम से बिर्क ने इस बात को सबसे पहले रखा, और इसी के कारण इस पूरे संबंध की व्याख्या जिस इनके समीकरण के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा होती है, उसको हम बिर्क्स लॉ के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल जब हम पी वेव्स के बिहेवियर की बात करेंगे, वेलोसिटी बिहेवियर की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इस डेंसिटी के अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पी वेव्स के वेलोसिटी बिहेवियर को
या इसके गति के से संबंधित व्यवहार को पृथ्वी के अभ्यंतर में निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर पी वेव्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स 5 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 होगा इसमें कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, दूसरा होगा टेम्परेचर ऑफ द जोन, तीसरा होगा प्रेशर ऑफ द जोन, चौथा होगा इलास्टिसिटी ऑफ द रॉक और पांचवा होगा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। यानी ये पांचों कारक मिलकर और तब इनके वेव कैरेक्टर का निर्धारण करते हैं कि प्राइमरी वेव्स बॉडी वेव्स है तो ये पृथ्वी के इंटीरियर से होकर और किस प्रकार इसकी वेलोसिटी बनेगी, कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी। यहां पर अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन में अलग अलग मिनरल कंपोजिशन से कंस्टिट्यूट हुई है पृथ्वी, हम जानते हैं। सरफेस से लेकर और इसके सेंटर तक अगर हम देखेंगे तो जो कंपोजिशनल मिनरल्स हैं उन मिनरल्स में हेवियर मिनरल्स नीचे मिलेंगे और लाइटर मिनरल्स ऊपर मिलेंगे। क्वार्ट्ज की स्थिति ऊपर ज्यादा होती है और ऑल्यूविन की स्थिति नीचे की तरफ ज्यादा होती है। कंपोजिशन चूंकि डेंसिटी से रिलेटेड होता है, इसलिए सरफेस से लेकर सेंटर तक जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होते जाता है और लाइटर से हेवियर होते जाता है, वैसे वैसे वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है जो प्रभावित करता है वेलोसिटी को, वो होता है टेम्परेचर ऑफ द जोन, यानी किस जोन का क्या टेम्परेचर होगा। पहले हम टेम्परेचर और वेलोसिटी के बीच के संबंधों को समझते हैं और फिर इंटीरियर में हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर का क्या कैरेक्टर होता है, कंडीशन होता है, उसका क्या प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। नहीं, यदि हम टेम्परेचर और वेलोसिटी के संबंधों को जानें तो टेम्परेचर और वेलोसिटी इस रूप में संबंधित होते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। दूसरे शब्दों में टेम्परेचर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो टेम्परेचर सरफेस से लेकर सेंटर तक लगातार बढ़ते जाता है, यानी अगर ये बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पर ये अपना प्रभाव किस रूप में स्थापित करेगा, ये अपना प्रभाव वेलोसिटी को देगा उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में। और इस प्रकार तापमान का यहाँ पर कम प्रभाव, यानी वेलोसिटी को कम करने के रूप में एक प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर ऑफ द जोन, यानी जिस मेखला में जितना दाब होगा उस दाब का प्रभाव भी वेलोसिटी से सीधे संबंधित होने के कारण पड़ता है। पहले हम जानें कि प्रेशर का वेलोसिटी से किस प्रकार का संबंध है। अगर यहां हम देखें तो प्रेशर टेम्परेचर के अपोजिट वेलोसिटी से डायरेक्ट एसोसिएटेड होता है और ये सीधा प्रभाव देता है। सीधा मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी। और यहां हम देख रहे हैं कि सरफेस से लेकर सेंटर तक, अर्थ के इंटीरियर में सतह से केंद्र तक प्रेशर लगातार बढ़ते चला जाता है, क्योंकि जितना हम गहराई में जाते हैं उस गहराई पर जहां की भी हम बात करेंगे उससे ऊपर जो भी मटेरियल स्थित होंगे उनका वेट बढ़ते जाता है और उसी के कारण निचले भागों में प्रेशर बढ़ते जाता है। और ये प्रेशर यहां पर वेलोसिटी से सीधा संबंधित होने के कारण, निचले भागों पर हाई प्रेशर होने के कारण वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। यानी जो उसकी गति होगी, पी वेव्स की वेलोसिटी होगी, तो उसको ये बढ़ाने का कार्य करेगा। अब टेम्परेचर घटाने का कार्य करता है वेलोसिटी को और यहां पर प्रेशर बढ़ाने का कार्य करता है। यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल के हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है।